नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षक कोर्स भाग 4 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और आज का जो आसन है वह है वृक्ष आसन। हम समझेंगे विस्तार से। वृक्ष का नाम सुनते ही आपके मन में जो विचार आता है वह है पेड़ का, कि कोई पेड़ की तरह समान हमारी आकृति बनेगी। शब्दार्थ एवं नामकरण की बात करते हैं। चलिए, इस आसन में शरीर की आकृति वृक्ष यानी पेड़ के समान होने के कारण इसे वृक्षासन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक पाँव पर यानी पेड़ जो होता है एक बिल्कुल तने के ऊपर, जो मूल नीचे का होता है जाता ऊपर के दो, फिर शाखाएं निकलती, 3 निकलती, 4 निकलती, वो अलग अलग हो सकती है, परंतु मूलतः उसका एक तना नीचे का रहता है। इस तरह से आप इस शरीर की आकृति हम वृक्ष के समान बनाते हैं। नामकरण की बात करें तो नाम इसका संस्कृत में वृक्षासनम, हिंदी में वृक्ष आसन और अंग्रेजी में ट्री पोज के नाम से इसे जाना जाता है। अब जानते हैं इसके श्लोक एवं अर्थ के बारे में। वामोरुमूलदेशे च याम्यं पादं निधायतु तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः। वाम जंघा यानी वाम जंघा की जड़ में दाएं पैर को रखकर पुनः वृक्ष के समान भूमि पर खड़ा हो, यही वृक्षासन है। यह आपने श्लोक के माध्यम से समझा। और इसके बाद हम समझेंगे इस आसन की विधि के बारे में। ये आसन किया कैसे जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले हम खड़े होकर के दोनों पाँव को मिला लेंगे, हाथों को दोनों उरु प्रदेश यानी आपकी थाइस के साथ स्पर्श रखते हुए दृष्टि किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करते हैं। उसके बाद फिर हाथों के सहारे श्वास भरते हुए दाहिने पैर को मोड़कर तलवे को बाईं जंघ के मूल भाग पर रखकर श्वास रेचक करें। रेचक का मतलब श्वास आपने छोड़ देना है। बहुत धीरे धीरे गति से आपने एक पाँव पर बैलेंस बना लिया। उसके बाद श्वास पूरक करते हुए यानी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे ऊपर ले जाकर एक साथ मिला लें। उसके बाद अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखना। और फिर क्या करना, आपने शारीरिक संतुलन बनाए रखते हुए यानी पूरा शरीर का बैलेंस बनाए रखे हुए अंतिम स्थिति में यथाशक्ति रोक कर रखें। आप कितने समय इसको रोकना है उसके बारे में बताया जाता है। ये कि अंतिम स्थिति में स्वयं अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति यानी इच्छा अनुसार आप रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर को उसी क्रम में वापस लेकर आए, जिस तरह से हम गए सेम वैसे ही उसी तरह से वापस आपको आना है और सम स्थिति में आकर के खड़े हो जाना है। एक पाँव के अभ्यास के बाद यदि एक तरफ आपने किया, उसके बाद संतुलन करने के लिए दूसरे पाँव से उसी क्रम में अभ्यास को पूर्ण करेंगे। शरीर के आकुंचन में रेचक और प्रसारण में पूरक करें। ये एक आसनों का सिद्धांत है, नियम समझिए कि जब हम शरीर का आकुंचन मतलब इकट्ठा करते हैं, सिकोड़ते हैं, तो उसमें आपको श्वास को छोड़ना है, रेचक यानी छोड़ना। और जब हम प्रसारण यानी शरीर को फैलाते हैं तो उस समय आपको श्वास को भरना है। इस नियम के अनुसार आप सारे जितने भी आसनों में हमारे मूवमेंट रहती है, क्रम रहेंगे, वो आपको समझना है। और इसके बाद कालावधि समय कितना तक होल्ड करना, 1 से 3 मिनट तक यथाशक्ति अनुसार
कम से कम 1 मिनट आप रोकने की कोशिश करें, चाहे आप 10 सेकंड से प्रारंभ करें फिर 3 मिनट तक लेकर जाएं इसे। और इसके बाद देखेंगे इन आसनों का चित्र एक बार देखिए। सबसे पहले आपको बाएं पाँव पर खड़े होकर दाएं वाला देखिए और इसके बाद दूसरी तरफ भी आपको करना है। करना दोनों तरफ है, एक तरफ करके नहीं छोड़ना, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। फिर प्रभाव की बात करेंगे तो शारीरिक स्तर पर जो इसके प्रभाव मिलते हैं वह ये है, इस आसन का अभ्यास संतुलन की प्राप्ति के लिए पैरों की मांसपेशियों और उदर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। क्या समझे? एक तो बैलेंस बनाने के लिए और दूसरा पाँव की मांसपेशियों के लिए, उदर का पेट का जो एरिया आसपास का उस क्षेत्र को ये मजबूत बनाने का काम करता है। ये वृक्क यानी आपकी किडनी और मूत्राशय आपका यूरिन ब्लैडर की अतिक्रियाशीलता को कम करता है। इनका कोई भी विकार हो उसको ये ठीक करने का काम करता है, क्योंकि एडी का जो भाग आपके बिल्कुल वृषण भाग मूलाधार चक्र के पास, उसको शिवनी के पास स्थापित होता है, उसकी वजह से ये क्रियाएं भी कंट्रोल में होने लगती है। ये ब्रह्मचर्य का पालन के लिए वीर्य रक्षा की क्षमता को विकसित करता है। अब देखिए ये ब्रह्मचर्य के पालन में भी सहायक है और शरीर में समत्व का भाव पुष्ट होता है। समत्व का भाव समझ रहे हैं कि कभी आपने ऐसा देखा, कहीं पेड़ खड़ा है बाहर खड़ा और आप सुबह शाम अपने घर पर अंदर आकर के लेट जाते हैं, बैठते हैं, धूप है तो अंदर आ जाएंगे, बारिश हो रही है तो अंदर आएंगे, सर्दी है तो आप अंदर आ जाते हैं बिस्तर में। पर पेड़ का क्या है, वो बाहर है, चाहे धूप है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रही है, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। इसको कहते हैं समत्व भाव, यानी वो सम विषम स्थितियों के अंदर जैसे अपने आप को वातावरण में अनुकूल रखता है, अपने को वहाँ से भागता नहीं, ऐसे हमें जब ऐसी मुद्रा जब धारण करते हैं तो हमारे अंदर भी ये समत्व भाव विकसित होने लगता है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए ये आसन सर्वोत्तम आसन माना जाता है, जिससे उनके अंदर एक धैर्यशीलता का विकास होता है और शरीर के अंदर समत्व भाव की वृद्धि होती है। आगे शरीर की अकड़न तथा कंपवात, जिनके शरीर में अकड़न रहती है, कंपवात यानी जिनमें शरीर में एक कांपने का, एक पार्किंसन जिनका रोग होता है, ऐसी डिजीज के अंदर भी ये लाभकारी है, उसको ये समाप्त करने में सहायक होता है। आपका दृष्टि दोष दूर करता है, आंखों की जो दृष्टि का दोष जिनको रहता है उसको भी ये ठीक करता है। अब देखेंगे मानसिक स्तर पर इसके क्या क्या प्रभाव हैं। ये अभ्यास एकाग्रता और संकल्प शक्ति के लिए सर्वोत्तम है। मैंने पहले कहा ये मन के ऊपर कार्य करता है। आपके मन में जरा भी थोड़ा सा दृढ़ता, इच्छा शक्ति थोड़ी सी भी कमज़ोर हो गई तो आप इस आसन से गिर सकते हैं। और यदि मन में आपने सोच लिया कि नहीं मैं नीचे गिरा तो नीचे खाई में जाऊंगा, थोड़ा सा एक दृढ़ भाव रखेंगे मन में संख्याओं के साथ, तब भी आप एक पाँव पर लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। आगे देखेंगे आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से, आप जब आंखों पर जब आज्ञा चक्र पर जब ध्यान लगाते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। इसी का संबंध आपका दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मबल वृद्धि के साथ साथ साधक धैर्यवान बनने लगता है। आत्मबल तो बढ़ेगा ही और धैर्यवान भी बनने लगता है। आध्यात्मिक स्तर पर इसके क्या क्या प्रभाव है वो भी देखिए। ये सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में सहायक है। सुषुम्ना नाड़ी के बार बार आसनों में चर्चा आती है, क्योंकि इसलिए आती है ये कि आसनों का पूरा जो प्रभाव होता है विशेषतः वो आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। और रीढ़ की हड्डी के मध्य में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जिसमें बहुत महीन पतली पतली जो नाड़ियाँ रहती हैं, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं, वो इससे जागृत होती है। क्योंकि आपकी एक रूपता यानी एक सीधा खड़ने का जो स्थिति बनती है, तो आपका जरा भी इधर उधर जाने से मतलब आपका रीढ़ की हड्डी का पूरा बैलेंस बनाना पड़ता है। वो आप जब करेंगे तो समझ में आएगा। बहुत इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता होती है, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी अपने आप जागृत होने लगती है और पूरा नियंत्रण हमारा उसी से जुड़ा हुआ है। साधक साधना में उत्तरोत्तर यानी आज किया तो कल उससे अच्छा,
परसों उससे अच्छा, इसको बोलते उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करता है। जैसे वृक्ष सदा आकाश की ओर गमन करता है। जैसे छोटा पौधा लगाया, बड़ा होता होता पूरा वट वृक्ष की भांति बड़ा बनता है, ऐसे ही आध्यात्मिक स्तर के अंदर भी इसका लाभ आपको काफ़ी हद तक मिलता है। ये अभ्यास मानसिकता से लेकर के आपके पूरे संपूर्ण चक्रों को जागृत करने में भी ये लाभकारी है। और अब देखेंगे मांसपेशियों पर प्रभाव। मांसपेशियों के प्रभाव पर जो चित्र देख रहे हैं, आसपास में ये ऊपर का जो बाजुएं हैं वो आप ताड़ासन में देखा होगा। सेम वैसे ही आपकी साइड जो मसल्स हैं इनको खूब ये काम करता है। और उसके अतिरिक्त इसमें आपके पाँव की थाइज, पिंडलियाँ, नीज वाली है और अपर थाइज की मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना है। और इन मांसपेशियों के नाम आपको क्रमशः धीरे धीरे करके आपको याद करने हैं। और जब तक आप आसनों के साथ उनके शरीर के अंदर कहाँ फिजिकली आपका बॉडी में कहाँ किस भाग पर इसका विशेष प्रभाव ध्यान देना है, प्रभाव पड़ता है या किस पर एकाग्रता करें, ये इसीलिए आपको मैं चित्र दिखाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप जब ये आसन करते हैं तो आपकी अवेयरनेस, जो आपकी सतर्कता, सजगता और सहजता जो रहती है वो इन भागों पर विशेष रूप से बनी रहे। अब देखेंगे आपके शरीर पर जो चक्रों का जो प्रभाव कैसे पड़ता है। अनाहत और आज्ञा चक्र का जो प्रभाव है वो अनाहत चक्र हमारा हृदय स्थान के ऊपर है और आज्ञा चक्र जो है आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर में रहता है। इस तरह से इन चक्रों के भी क्रम से धीरे धीरे आप नामों को याद करिए। ग्रंथियों पर प्रभाव। ग्रंथियों की जब बात आती है तो शरीर के अंदर हमारे ग्रंथियां हैं। कैसे कैसे, जैसे जनन व शुक्र ग्रंथि की बात करें तो आप देखेंगे इस चित्र में, तो ये आपकी जनन व शुक्र ग्रंथियां हैं, जिसे हम आप कहते हैं कि ये ग्रीवा, अंडाशय, जो गर्भाशय, अंडवाहिनी, जो नलिकाएं होती हैं जिनसे हार्मोन्स डिस्चार्ज होता है। और अधश्चेतक जो मस्तक जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसका चित्र आप देखिए, जिसे हम छोटा अनुमस्तक के रूप में भी जानते हैं। इन चित्रों को देखने का यही प्रभाव है, यही हमें लाभ लेना है कि इनसे हमें इनकी स्थितियां सही मायने में ग्रंथियों का भी स्मरण रहे। अब देखेंगे आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास। आसन से पहले हम कौन कौन से अभ्यास करें ताकि ये वृक्ष आसन हमारा अच्छा हो सके। तो उसके लिए पहला है ताड़ आसन का अभ्यास करें, फिर हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करें, और ये केतली आसन होता है, एक थोड़ा सा आकृति बनती है जैसे हम नटराज करते हैं गरुड़ासन की भांति, हल्का सा कभी दिखाएंगे चित्र के। और वीरभद्रासन प्रकार एक का चित्र आप देख रहे हैं। ऐसे करने से आपके हाथों को ऊपर ले जाने की जो बाजुओं की स्थिति है वो निश्चित होती है, पाँव में बल आता है, पाँव में जो ग्रिप बनते हैं जिससे आप एक पाँव पर अच्छे से बैलेंस कर सकें। इसलिए जब भी किसी को ये अभ्यास करवाना है तो उससे पहले आपको उसको ताड़ासन और वृक्षासन का अभ्यास जरूर करवाना है। अब देखिए ताड़ासन, त्रियक, कटि चक्रासन और कटि चक्रासन का अभ्यास कराना। ताड़ासन दिखा और त्रियक कटि चक्रासन आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कटि चक्रासन ये करने के बाद उसके बाद ये जरूर करें। अब देखिए सावधानियों में जो खड़ने में असमर्थ हो उनको ये अभ्यास नहीं करना। अब एक पाँव पर खड़ना छोड़ वो दोनों पाँव पर ही खड़ नहीं पा रहे तो उसको क्यों करना, तो उसके लिए ये आसन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा, घुटनों का जिनका ऑपरेशन हो चुका है वह न करें। जिसके घुटनों में कोई भी दर्द रहता है, कोई ऑपरेशन हो चुका है, नी प्लेसमेंट हो चुका है, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसमें विशेष क्या है वो ये, जिस पाँव का घुटना मुड़ा हुआ हो, अब जिस पाँव का घुटना मुड़ जाता है उसको बाहर की ओर फैलाकर सीधा करने की कोशिश करें। बाहर का मतलब होता है कि आपको थोड़ा खींच करके अंदर की तरफ लेके आना है, मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा। दोनों हाथों की भुजाएं कानों के स्पर्श करा के रखनी है, पूरा खींच के रखना ताकि आपकी बाजुएं कान के स्पर्श हो जाएं। इसी के साथ ये आपका पूरा एक विधि मैंने आपको समझाया। अब हम एक वीडियो के माध्यम से इसको समझेंगे।
वृक्षासन की वीडियो। एक कहने पर धीरे धीरे पाँव को सामने की ओर फैलाते हुए बहुत बैलेंस के साथ अपने थाइस के मूल भाग के अंदर इसके रखिए। हाथों को साइड में आप जमा कर रखें, कंधे गर्दन को सीधा, पेट को पिचका लें, सीना फुला कर रखें। 2 कहने पर धीमी धीमी गति से हाथों को ऊपर लेकर जाएं, कंधों के बिल्कुल समानांतर ला करके खड़े हो जाएं। 3 कहने पर हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर दें, श्वास छोड़ देना है। 4 कहने पर धीमी धीमी गति से श्वास को भरते हुए हाथों को आसमान की ओर लेके जाएं और आपस में नमस्कार की मुद्रा में रखें। बाजुएं कान के स्पर्श रखें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षणों तक इसमें रोक करके रख सकते हैं और उसके बाद दृष्टि आपके सामने रहे अंतिम स्थिति में। और फिर 5 कहने पर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को साइड से नीचे लेकर आएंगे और 6 कहने पर श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख जमीन की ओर कर देना और फिर धीरे धीरे 7 कहने पर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ वापस नीचे सामान्य स्थिति में आएंगे 8 कहने पर। इस तरह से आपका पूरा ये वृक्षासन का अभ्यास कंप्लीट एक तरफा। अब करेंगे दूसरे पाँव से। दूसरे पाँव में वैसे ही आपको ऊपर लेके जाना है। क्रम आपको पकड़ में आ गया है। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना। ध्यान आपको विशेष इतना देना कि जब भी हम आसन करें श्वास के साथ करें, क्रम के साथ करें और लयबद्धता मंद गति से करें और अंतिम जो स्थिति हमारी बनती है उसमें आप समयबद्धता का ध्यान रखें, यानी आप कितने समय तक उसे रोकते हैं। आप कितने समय उसको रोकते हैं तो प्रतिदिन उसी को आगे समय अवधि को बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। ये धीरे धीरे आपका अपने आसन पर सिद्धता बनने लग जाएगी। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। 5 कहने पर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड से हाथ लेकर नीचे आना है। धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हैं, हाथों को नीचे लेके आना और फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे हथेलियों का रुख जमीन की ओर कर देना। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए यानी रेचक करते हुए हथेलियां नीचे, फिर सामान्य स्थिति में आना। इसमें श्वास आप भरते हुए संभलते हुए सावधान स्थिति में आएंगे। इसी के साथ वृक्षासन पूर्ण। वृक्षासन के अंदर कुछ विशेष बातें हम समझेंगे, कहाँ अक्सर हमारी गलतियां होती है। पहला नंबर का स्थिति जब बोलते हैं तो आपको सम स्थिति इसे कहते हैं। इस तरह से आपने पहली स्थिति में आकर खड़ा होना है। बाजुएं आपकी पास में स्पर्श रहें, कमर गर्दन सीधी, इस तरह से आपने खड़ना। 2 कहने पर आपने दाहिने पाँव को सबसे पहले उठा करके, अब मैंने जो एडी को देखिए बिल्कुल मूला भाग में इसको स्थापित किया है। पंजे को आप देखेंगे बिल्कुल थाइस के अंदर, कहीं बाहर नहीं आता। और यहाँ से जो घुटना है इसको आपने पीछे की ओर रखना, आगे की ओर न मुड़ा रहे। बाकी पूरा का पूरा शरीर, गर्दन कंधे बिल्कुल आपके सीधे रहें, बाजुएं थाइस के स्पर्श रहें, दृष्टि आपके सामने केंद्रित रहे। इस बात का ध्यान रखना है। 2 कहने पर नीचे नहीं देखना, आगे झुकना नहीं, पाँव को पीछे की ओर खींच के रखना ताकि पूरा सीधा रहे। इसके बाद आप देखेंगे श्वास भरते हुए हाथों को धीमी धीमी गति से ऊपर लेकर आएंगे और हाथों को, अब मेरे यहाँ पर अंगूठे देखिए, अंगूठों को अंगुलियों के साथ चिपका के रखना। दृष्टि बिल्कुल सामने, कंधे गर्दन सेम बिल्कुल उसी स्थिति में, कहीं भी जरा भी हिलडुल नहीं करना। अब यहाँ पर श्वास आपने छोड़ते हुए हथेलियों का रुख आप देखेंगे मैंने आसमान की ओर कर दिया है, ऊपर की ओर आपने कर देना है। अब यहीं से 4 कहने पर आपने श्वास भरते हुए धीमी धीमी गति से ऊपर आपको हाथों को लेकर जाना है और इनको जोड़कर रख लेना है। इस तरह से आपकी अंतिम स्थिति है। जितना समय आप इस स्थिति में आप रुक सकते हैं रोक करके रखना है। इसके बाद वापिस से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से नीचे आएंगे, पूरा स्थिति उसी भांति रहेगा। और फिर श्वास भरते हुए आपने हाथों की डायरेक्शन को घुमाना और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आप नीचे लेके आ रहे हैं और फिर अंतिम स्थिति में वापिस से सम स्थिति में
खड़े हो जाना है। इस तरह से आपने विशेष ध्यान इसमें यही देना है, कहाँ हमारा पाँव आगे न झुके, हमारे कंधे मुड़े ना, हमारी कोहनियाँ सीधी रहे, ऊपर हाथ अपने सीधे रहें। तो वही मेन बातें होती हैं और अलग कुछ भी नहीं है इसमें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।